नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। डेट आज की देखो 30 मई 2026 है और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। आज देखो मेनली 4 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो देखो सैटरडे है, सैटरडे को कम आर्टिकल्स आते हैं। द हिंदू में तो ऑफकोर्स कम ही आर्टिकल्स हैं, लेकिन चूंकि हमारे पुराने आर्टिकल्स भी डिस्कस होने बाकी हैं तो आज सैटरडे को 4 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पुराना कवर करना है ना। तो कौन कौन से 4 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे गरीबी से संबंधित, यानी पुवर्टी से संबंधित। पुवर्टी जो कि एक सीधा टॉपिक है, मेंस में आपका कवर होगा इस आर्टिकल से। फिर दूसरे नंबर पे पुवर्टी कौन से में है? पुवर्टी सोसाइटी में है, जीएस पेपर 1 में। दूसरा आर्टिकल हम कौन सा डिस्कस करेंगे आज? देखो दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कि सोशल मीडिया में जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन लोग दिखाते हैं ना, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी है या फिर कोई मीम शेयर कर दिया, क्या उससे ग्राउंड पे इंपैक्ट आता है? क्या ग्राउंड लेवल पे जो मोबिलाइजेशन है उसे रिप्लेस कर सकता है ऑनलाइन पॉलिटिकल कल्चर? तो काफी अच्छा आर्टिकल है, इसे हम डिस्कस करेंगे। फिर तीसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे वेस्ट एशिया से संबंधित। देखो हम देखते तो हैं दिन रात की इंडिया चुप है, यूक्रेन रशिया वार पर इंडिया चुप है, ईरान यूएसए वार पर इंडिया पूरी तरह से साइडलाइन हो गया है, ग्लोबल अफेयर में इररिलेवेंट हो गया है, इंडिया की कोई बात सुनना नहीं चाहता। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। तो सैयद अकबरुद्दीन पहले यूएन में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, अच्छा आर्टिकल है। फिर एक आर्टिकल इंटरनेशनल लॉज से संबंधित भी हम डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से जो इंटरनेशनल लॉज हैं अब इररिलेवेंट हो रहे हैं। तो एक एक करके हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सभी आर्टिकल्स की। सबसे पहले आर्टिकल गरीबी से संबंधित है। देखो गरीबी को हम कैसे मापते हैं? पॉवर्टी लाइन की सहायता से। मतलब वो लोग जो गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं वो गरीब नहीं है, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं वो गरीब हैं। लेकिन हमारे देश में ना पिछले कुछ सालों में ना गरीबी रेखा डिफाइन ही नहीं की गई है। पहले की जाती थी, आपको याद होगा रंगाराजन कमेटी ने ना 2011-12 में एक गरीबी रेखा डिफाइन की थी और बहुत हल्ला मचा था। उस समय यूपीए की सरकार थी, आप मुझसे शायद कुछ लोगों को याद होगा, क्योंकि गरीबी रेखा की लाइन जो उन्होंने ड्रा की थी ना बहुत छोटी थी। जैसे मान लो एग्जाम्पल है 30 रुपए, 28 रुपए जो एक दिन में गांव में कमाता है वो गरीब नहीं है। तो इतना हल्ला मचा था कि भाई 28 रुपए में आता क्या है, आप ये गरीबी रेखा की लाइन डिफाइन कर रहे हो। तो बीजेपी की सरकार स्मार्ट है, वो देखो गरीबी रेखा डिफाइन ही नहीं कर रही है, लेकिन एक इनडायरेक्ट तरीके से राइटर कहते हैं हमने ना गरीबी मेजर करने की कोशिश की है। समझ रहे हो? यहां पे एक गरीबी रेखा जो डिफाइन की जाती है ना, कैसे डिफाइन की जाती है? मान लो एक टोकरी है, ये टोकरी है, टोकरी में ना डेली यूज की जो जरूरी वस्तुएं हैं ना वो डाल ली। मान लो रोटी डाल ली, कपड़ा डाल लिया, मकान डाल दिया, और आज के समय में हेल्थ और एजुकेशन जो बहुत जरूरी है वो भी डाल दिए। अब देखो इन पे कितना खर्चा आ रहा है, उस बास्केट ऑफ गुड्स पे कितना खर्चा आ रहा है, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, उसकी सहायता से ये जो गरीबी रेखा है ये बनाई जाती है। समझ गए? ये देखो बेस्ड ऑन बास्केट ऑफ गुड्स। और मेजर कैसे की जाती है कि मतलब एक टोकरी में जितनी जरूरी यूज की वस्तुएं डाल दी, उस पर कितना खर्चा हो रहा है, वो खर्चा मेजर किया जाता है मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर की सहायता से। मतलब एक महीने में कितना खर्चा हुआ इन जरूरी यूज की वस्तुएं पे। अब एक महीने में फॉर एग्जांपल 3,000 रुपए खर्च हुआ, तो 3,000 को 30 से डिवाइड कर दो तो पर डे का खर्चा आ जाएगा। समझ रहे हो कि हाँ भाई फिर इतना एक दिन में जो कमा रहा है वो गरीब नहीं है। समझ गए? सिंपल कंसेप्ट है। अब देखो पुअर्टी एस्टिमेशन पे ना बहुत सारी कमेटीज पहले गठित की जा चुकी है। प्री में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे अलग कमेटी 1979 में, लकड़वाला कमेटी 1993 में, तेंदुलकर कमेटी, ये सचिन तेंदुलकर वाली कमेटी नहीं है, तेंदुलकर कमेटी, सुरेश तेंदुलकर थे शायद, कमेंट बॉक्स में बताना, सुरेश तेंदुलकर थे जिनकी ये कमेटी थी 2009 में। और सबसे लेटेस्ट रंगाराजन कमेटी 2014 में। जैसे मैंने बोला ना बीजेपी स्मार्ट है, उनको लगता है कि यार कमेटी गठित करेंगे, डेटा आएगा और हल्ला मचेगा, इससे अच्छा कमेटी गठित ही नहीं करते, हल्ला भी नहीं मचेगा। समझ गए? तो अब देखो अब बीजेपी ने तो देखो पुवर्टी लाइन डिफाइन नहीं की, लेकिन आज के जो राइटर है ना वो स्मार्ट हैं। वो कहते हैं रंगाराजन कमेटी ने जो तरीका अपनाया ना, हम उस तरीके को लेटेस्ट डेटा पे इंप्लीमेंट करेंगे और गरीबी रेखा
डिफाइन कर देंगे। सरकार नहीं कर रही है, लेकिन आज के आर्टिकल के राइटर कहते हैं हम एक काम करते हैं, लास्ट जो कमेटी थी ना रंगाराजन, उसने जो तरीका अपनाया उसी तरीके को हम लेटेस्ट डेटा पे इंप्लीमेंट कर देते हैं और गरीबी रेखा पता लग जाएगी आज के हिसाब से। तो रंगाराजन का तरीका क्या था, आप पूछोगे सर रंगाराजन का तरीका क्या था? रंगाराजन का तरीका यह था, जो मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है ना, उसका 68% गांव में पॉवर्टी लाइन होगी, रूरल पॉवर्टी लाइन। यानी एक गांव में जरूरी यूज की चीजों पे कोई परिवार कितना खर्चा करता है, उसका 68% रूरल पॉवर्टी लाइन। और शहर में एक परिवार एवरेज जरूरी यूज की बास्केट पे चीजों पे कितना खर्चा करता है, उसका 54% क्या होगा, अर्बन एरियाज में पॉवर्टी लाइन। तो यह तरीका अपनाया था किसने अपनाया था? यह तरीका अपनाया था रंगाराजन ने। अब उसी तरीके को लेटेस्ट मंथली पर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर पे एप्लीकेबल कर दिया राइटर्स ने, और गरीबी रेखा आ गई। गरीबी रेखा क्या आई? गरीबी रेखा आई रूरल एरिया में 2802 पर मंथ और अर्बन एरिया में 3778 पर मंथ। आ गई ना? रंगाराजन की जो गरीबी रेखा थी वो तो बहुत कम थी, 2011-12 के हिसाब से 972 पर मंथ और अर्बन एरियाज में 1407 पर मंथ। क्योंकि उस समय भाई मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर था ही बहुत कम। लेकिन अब तो 15 साल हो गए, 15 साल में कितनी महंगाई बढ़ गई है, समझ रहे हो? तो मंथली पर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का 68% निकालेंगे तो गांव में आ जाएगी पॉवर्टी लाइन, और शहर में कितना, 54% ऑफ एवरेज मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। सिंपल है। अरे यू आर स्मार्ट यार। अब देखो दिक्कत जानते हो क्या है? दिक्कत यह है, अब जो राइटर्स ने लेटेस्ट डेटा के हिसाब से गरीबी रेखा निकाली है ना, उसके हिसाब से हमारे देश में भाई 27% लोग गरीब हैं। बहुत बड़ी संख्या है 27%, यानी 37 करोड़ हो गए। 37 करोड़ लोग हमारे देश में गरीब हैं। लेकिन सरकार कहती है कि हमने तो गरीबी मिटा दी। सरकार कहती है हमारे देश में सिर्फ 5.3% लोग गरीब हैं। अब तो उससे भी कम। सरकार इतना कम कहती है। आप पूछोगे डेटा में इतना मिसमैच क्यों है? देखो, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के हिसाब से देखें ना, तो एक दिन में जो $3 कमाता है ना, वो गरीब नहीं है। आप बोलोगे सर $3 भी तो आज के समय में 300 के आसपास हो गए। $1 में 100 रुपया हो गया, तो $3 मतलब 300, और 300 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,000 आ जाएगा। तो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के हिसाब से तो भाई 9,000 जो एक महीने में कमाता है वो गरीब नहीं है। हमारे देश में तो भाई हमने इतना कम किया, ये 2802 हमने रूरल एरिया में किया, तब जाके 27% आया है। अगर इसे हम 9,000 कर दें तो भाई 50% से ज्यादा लोग गरीब हो जाएंगे। लेकिन यहां पे एक कैच है, ये आप ध्यान रखिएगा। कैच क्या है? कैच ये है कि ना, ये परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से है। परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब यूएसए में $3 में जितना सामान आता है, इंडिया में कितने रुपए में वो सामान आ जाएगा। मान लो $3 में यूएसए में एक मैकडी का बर्गर आता है, तो इंडिया में वो बर्गर कितने में आ जाएगा? इंडिया में वो बर्गर आ जाएगा 60 रुपए में। तो ये जो $3 है ना इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, इंडिया में 60 रुपए बनता है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, कि यूएस में $3 में जितना सामान आएगा उतना सामान हमारे देश में 60 रुपए में आ जाएगा। हमारे देश में चीजें सस्ती हैं थोड़ी, समझ गए? तो 60 रुपए के हिसाब से देखें तो फिर पॉवर्टी लाइन हमारे देश में आती है सिर्फ 5.3%। कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना? आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, समझ गए? फिर देखो इकोनॉमिक सर्वे, तेंदुलकर कमेटी और वर्ल्ड बैंक की लाइन, ये सब कुछ मिला दें तो पॉवर्टी हमारे देश में 2011-12 में 22% थी, 2022-23 में घटके हो गई 4.7%, और 2023-24 में गरीबी घटके हो गई 2.3%। सरकार कहती है गरीबी घट गई है, सिर्फ 2.3% है। लेकिन आज के राइटर अपनी जो पॉवर्टी लाइन बना रहे हैं लेटेस्ट डेटा के हिसाब से, वो कहते हैं कि भाई पॉवर्टी तो कितनी है, 27% है। अब एक कैच और भी है, डेटा में इतना डिफरेंस इसलिए है क्योंकि भाई सरकार ना ये सब चीजें काउंट कर लेती है पॉवर्टी रिडक्शन में। जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना है, पीडीएस राशन,
सरकार देती है, सरकार कहती है कि हम इतनी सारी चीजें दे रहे हैं फ्री में। भाई वो भी तो आप काउंट करो ना इनकम में, मतलब उससे भी तो गरीबी कम हो रही है ना। लेकिन आज के राइटर ने ये सब चीजें काउंट नहीं की है, इसीलिए डेटा में इतना ज्यादा मिसमैच है। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। और जो रंगाराजन थे ना, जिन्होंने 2011 में दी थी अपनी रिपोर्ट पॉवर्टी पे, उन्होंने एक बात ये भी बोली थी कि भाई गरीबी आपको काउंट करनी है ना, गरीबी का मतलब सिर्फ भूख से नहीं होता, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से भी होता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हेल्थ, एजुकेशन, ये सब आते हैं, ये भी डिफरेंस है। अब कुछ इंटरेस्टिंग डेटा है जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो। 4 बड़े राज्य, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, 4 बड़े राज्य जो भारत की पॉपुलेशन का 40% है, लेकिन पूरे देश की गरीबी का 48% इन 4 बड़े राज्यों में है। और वो स्टेट्स जहां पे देखो 45% से ज्यादा जनता गरीब है, वो कौन से राज्य हैं? जहां पे ऑलमोस्ट 45% से ज्यादा जनता गरीब है, वो राज्य हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। समझ गए? बिहार नहीं है यहां पे, याद रखिएगा। और इंडिया में जो सिर्फ 10 राज्य हैं, सिर्फ 10 राज्य, वहां पे 80% जो गरीब पॉपुलेशन है वो रहती है। ये 10 राज्य कौन से हैं? यूपी, बिहार, एमपी, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, ये देख लीजिए। और कहां पे गरीबी है ही नहीं, बहुत कम, नाम मात्र की। पंजाब, हरियाणा, साउथ के स्टेट्स, सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा, ये वो राज्य हैं जहां पे सिर्फ 8% जो जनता है वो गरीबी रेखा से नीचे रहती है। तो ये अच्छे राज्य हैं जहां पे गरीबी नहीं है। अब गरीबी, ये अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, ये जो गरीब राज्य है ना, ये गरीब क्यों रहते हैं? गरीबी ना चिप जाती है इन राज्यों से। ऐसा क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या ऐसी है जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर करती है, मतलब एग्रीकल्चर में पैदावार इतनी कम है कि वो सिर्फ उतना उगा पाते हैं जितना वो खा सकें, एक्स्ट्रा उगा ही नहीं पाते जिसको वो बेच सकें और अपना घर का खर्चा चला सकें, और जिसकी सहायता से वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव कर सकें। ये दिक्कत है। दूसरा, रिसोर्स कर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। एक चीज आपने देखी, उड़ीसा जैसे, झारखंड जैसे राज्य, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज यहां पे, ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं भाई, हर रिसोर्स यहीं पे मिलता है, याद कर करके हम थक जाते हैं उड़ीसा और झारखंड की जो सिटीज हैं, जो साइट्स हैं, उनके बारे में। लेकिन फिर भी ये राज्य इतने ज्यादा गरीब कि 45% से ज्यादा यहां की पॉपुलेशन गरीब। तो ये रिसोर्स कर्स है। पूरी दुनिया में आप देखोगे जहां पे रिसोर्सेज ज्यादा मिलेंगे ना, वहां पे लोग गरीब मिलेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज का जो पैसा है ना, वो किसके पास जा रहा है? सरकार के पास जा रहा है, बड़ी कंपनीज के पास जा रहा है, लेकिन लोकल पॉपुलेशन को उन रिसोर्सेज का लाभ नहीं मिल रहा है। समझे? तो ये आप याद रखिएगा, रिसोर्स कर्स। लोकल जनता को मिलता है सिर्फ पोल्यूशन, पोल्यूशन मिलता है सिर्फ, कंटामिनेटेड, मिलावटी पानी मिलता है, खराब हवा मिलती है लोकल लोगों को। तो इसीलिए इन राज्यों की गरीबी को बोलते हैं चिपचिपी गरीबी, जो चिप गई है और मिटने का नाम नहीं ले रही है। इन राज्यों में आप देखोगे डिपेंडेंसी रेशो भी हाई है। डिपेंडेंसी रेशो मतलब जैसे जो लोग काम करते हैं ना, उनके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं। तो इन राज्यों में आप देखोगे डिपेंडेंसी रेशो हाई है। ये डेटा हालांकि ज्यादा यूज नहीं होगा, बस याद रखिए डिपेंडेंसी रेशो हाई है। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, खेत के कम है। गरीब राज्यों में नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट कम है, जैसे फैक्ट्रीज कम है, सर्विस सेक्टर कम है, सिर्फ फार्म की जॉब ज्यादा है। फार्म की जॉब ज्यादा है तो जाहिर तौर पे गरीबी ज्यादा है। फिर गिनी कोफिशिएंट, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है। गिनी कोफिशिएंट आप प्री में पढ़ते हो, क्या मतलब होता है गिनी कोफिशिएंट का? गिनी कोफिशिएंट का मतलब होता है इनइक्वालिटी, इनकम में असमानता। अगर गिनी कोफिशिएंट 0 है तो इसका मतलब सब बराबर हैं। अगर गिनी कोफिशिएंट 1 है तो मतलब बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है, बहुत ज्यादा। एक ही पर्सन के पास में सब कुछ है, बाकियों के पास में कुछ नहीं है, ऐसी इनइक्वालिटी। लेकिन ये जो गरीब राज्य है ना, यहां पे आप देखोगे कि गिनी कोफिशिएंट यानी इनकम इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा नहीं है। बाकी राज्यों के कंपैरिजन में यहां पे इनकम इनइक्वालिटी कम है, क्योंकि भाई इनकम इनइक्वालिटी तब होगी ना जब इनकम होगी। इन राज्यों में वेल्थ ही नहीं है, वेल्थ होगी तब तो वेल्थ में इनइक्वालिटी होगी ना। लेकिन इन गरीब राज्यों में वेल्थ है ही नहीं, तो वेल्थ में इनइक्वालिटी भी ज्यादा नहीं है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल्थ इनइक्वालिटी के लिए वेल्थ का होना भी तो जरूरी है ना, लेकिन इन गरीब राज्यों में वेल्थ है ही नहीं। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि भाई माइग्रेशन एक सॉल्यूशन है।
जो गरीब राज्य हैं, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहां से लोग चले जाएं तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, ये एक सॉल्यूशन है। राइटर बोलते हैं नो, दिस इज नॉट सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन इसलिए नहीं है क्योंकि माइग्रेंट जब जाते हैं तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, लैंग्वेज की दिक्कत आती है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो अपनी फैमिलीज छोड़ के जाते हैं, भाई तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। तो ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है, जिन राज्यों में माइनिंग होती है ना, वहां पे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन होता है। 2015 का एक एक्ट है माइनिंग वाला। इसके अकॉर्डिंग जो कंपनीज माइनिंग करती हैं वो रॉयल्टी उनको देनी पड़ेगी, और रॉयल्टी का पैसा जाता है इस फंड में। तो भाई इस फंड का पैसा अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। उस फंड के पैसे से ना लोकल लेवल पे स्कूल अच्छा किया जाए, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर अच्छा किया जाए, लोकल लोगों को स्किल दी जाए, न्यूट्रिशन के प्रोग्राम अच्छे चलाए जाएं, लोकल लोगों को यहाँ पे देखो स्किल उनकी अच्छे से डेवलप की जाए, और स्किल जिनकी अभी है उनको अप स्किल किया जाए मार्केट के हिसाब से। फिर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वहां पे लगाई जाएं। अब देखो, एक किसान सीधा अपनी फसल बेचेगा ना, उतना फायदा नहीं होगा, लेकिन वही किसान दूध को पनीर में कन्वर्ट करेगा और शहद को डब्बे में बंद करके देगा थोड़ा प्रोसेस करके, तो उसको ना ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो वैल्यू प्रोसेस इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए वहां पे, फसल को थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करके बेचें। फिर सीएसआर का फंड का पैसा यहां पे यूज होना चाहिए ताकि लोकल लेवल पे डेवलपमेंट गोल्स को पूरा किया जा सके। ये सॉल्यूशन है। और इसके अलावा सॉल्यूशन क्या है? एग्रीकल्चर रिफॉर्म आने चाहिए, वहां पे पैदावार इंप्रूव हो, अच्छे सीड्स दिए जाएं, और जो छोटे छोटे खेत हैं उनको मिला के कोऑपरेटिव फार्मिंग होनी चाहिए, और हाई वैल्यू क्रॉप्स पे वो शिफ्ट हों। अभी जैसे वीट या फिर दूसरी फसलें उगाते हैं, लेकिन उनको हॉर्टिकल्चर पे काम करना चाहिए, कैश क्रॉप्स पे, फ्लोरिकल्चर यानी फूल उगाने पे, जिनसे ज़्यादा पैसा मिल सकता है। प्राइस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म, जैसे देखो किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिले, उसके लिए ये प्राइस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म वहाँ पे लॉन्च होना चाहिए। प्राइस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे एमएसपी है। अगर एमएसपी पे किसान अपनी फसल नहीं बेच पाता है तो गैप जो है वो सरकार किसानों को दे, समझ गए। फिर नेक्स्ट, लोकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, तो मैंने आपको बता ही दिया। तो कुल मिला के देखो, ये सारे चीज़ें हमें करने की आवश्यकता है अगर गरीबी मिटानी है तो। ये प्रीलिम का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये 2015 में यूपीएससी ने पूछा भी था। फिर ये 2019 में पूछा था यूपीएससी ने, और ये 2022 में पूछा था। सीधा सीधा एक्सट्रीम पॉवर्टी से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन देखो यही बनेगा कि भाई इतने सारे प्रोग्राम सरकार लॉन्च कर रही है गरीबी को मिटाने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहता है गरीबी को मिटाओ, फिर भी गरीबी नहीं मिट रही है, क्या रीजन है? तो इस पे क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा। पहले भी बना है 2019 में, और अब दोबारा से बन सकता है। यह क्वेश्चन प्रैक्टिस नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपको अटेम्प्ट करना है। चलें आगे। अगला आर्टिकल जो है इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखो। सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो, और आपके फेवरेट थिंकर शशि थरूर ने ये आर्टिकल लिखा है। अच्छा लिखते हैं यार शशि थरूर, और आजकल उनके आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब अच्छी चीज़ है। अलग अलग न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, द हिंदू में भी, इंडियन एक्सप्रेस में भी, सब में आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, बोतल यहां पे थी, दिख तो रहा था आपको? ऐसा ना हो कि बोतल आगे थी दिख ना रहा हो, सॉरी, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है। इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है। देखो वोल्टायर, ये वही वोल्टायर हैं जिन्होंने एक बात बोली थी ना फेमस, कि हो सकता है कि मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता और मैं आखिरी सांस तक अपनी बात को डिफेंड करूंगा, लेकिन मैं आपके बोलने का अधिकार को मैं मरते दम तक मैं बचाऊंगा, ऐसा उन्होंने का कोट था ना फेमस सा। तो वही वोल्टायर हैं जिन्होंने एक बात बोली थी कि जो होली रोमन एम्पायर है ना तो वो होली है, ना रोमन है, ना एम्पायर है। धजिया उड़ाई थी होली रोमन एम्पायर की। तो उसी प्रकार से आज शशि थरूर बोलते हैं जो इंटरनेशनल सिस्टम है ना, इंटरनेशनल सिस्टम में देखो यूएन आता है, ये सब आते हैं, और इंटरनेशनल लॉ भी जो है, इंटरनेशनल लॉ में यूएन आता है, और यूएन की कन्वेंशन आती हैं, ये सब आते हैं जो इंटरनेशनल लॉ है, जैसे जेनेवा कन्वेंशन है। तो शशि थरूर बोलते हैं ना तो ये इंटरनेशनल है ना ये लॉ है, दोनों ही नहीं है। जो बड़ी पावर्स है ना अपनी मर्जी से इस इंटरनेशनल लॉ को मानती हैं और अपनी मर्जी से इग्नोर कर देती हैं। इसके कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। और लॉ इसलिए नहीं है क्योंकि इनको कोई इन्फोर्स नहीं करने वाला है। हमारे देश में देखो कोई ट्रैफिक लॉ है,
मर्डर के चार्ज वाला लॉ है, ये लॉ इसलिए है ना क्योंकि इसका आप पालन नहीं करोगे तो पुलिस आपको पकड़ेगी, इन्फोर्स किया जा सकता है। लेकिन जो यूएन की कन्वेंशन वगैरह है, इनको क्या कोई इन्फोर्स करने वाला है? कोई ग्लोबल पुलिसमैन है जो पकड़ के बोले कि भाई यूएस तूने ईरान के ऊपर हमला करके गलती की है, तुझे सजा मिलेगी? कोई नहीं है बोलने वाला। इंटरनेशनल आजकल मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई है जैसे जंगल में होती है ना, शेर खरगोश को खाएगा, शेर हिरन को खाएगा, भाई वही सिचुएशन आ गई है जंगल जैसी वर्ल्ड में। यूएस अपने आप को शेर बोलता है और वो खा रहा है छोटे छोटे देशों को, समझ रहे हो? तो जंगल जैसी सिचुएशन हो गई है। अब यूएन चार्टर का आर्टिकल 2 सेक्शन 4 साफ तौर पे बोलता है कि आप किसी भी देश के अगेंस्ट ना फोर्स का इस्तेमाल नहीं करोगे। लेकिन आप देखो क्या हो रहा है, रशिया ने जबरदस्त फोर्स का इस्तेमाल करके यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया, यूएस ने जबरदस्त फोर्स का इस्तेमाल करके वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया, यूएस ने अभी ईरान पे हमला कर दिया। कोई यूएन का प्रिंसिपल नहीं, कुछ नहीं, बस अपना मन किया कर दिया। इवन चाइना भी दूध का धुला नहीं है भाई। चाइना देख लीजिए, ये साउथ चाइना सी है। अब यहां पे चाइना कहता है इस 9 डैश लाइन के अंदर जो भी एरिया आता है ये हमारा है। लेकिन 2016 में ना परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इस चाइना के 9 डैश लाइन के कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया था कि भाई ये कुछ नहीं है, ये तुम्हारा अपना आर्टिफिशियल कंसेप्ट है और ये एरिया तुम्हारा नहीं है। लेकिन चाइना ने क्या इस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले को माना? बिल्कुल नहीं माना, रिजेक्ट कर दिया पूरी तरह से, भागो यहां से। उसके बाद तो देखो चाइना ने इस 9 डैश लाइन के अंदर जो भी आइलैंड्स आते हैं ना वहां पे बल्कि नए आइलैंड्स, आर्टिफिशियल आइलैंड्स खड़े करने स्टार्ट कर दिए। जो ऑलरेडी आइलैंड्स थे उनको मिलिटराइज करना स्टार्ट कर दिया, अपने मिलिट्री बेस वहां पे बनाने स्टार्ट कर दिए। फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, इनका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना उसको वायलेट किया। तो मतलब यूएस, रशिया, चाइना, क्या इन्होंने इंटरनेशनल लॉ को माना? बिल्कुल नहीं माना। आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पे देख लीजिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पे यूएसए ने भी ब्लॉकेड लगा दिया, ईरान ने भी। भाई वो इंटरनेशनल वाटर है, इंडिया जैसे देशों को दिक्कत हो रही है, तुम अपना अपना खेल रहे हो, हमारी क्या गलती है? इंटरनेशनल वाटर पे तुम अपना ब्लॉकेड लगा के बैठे हो। सोच के देखो ना, ईरान ने ब्लॉकेड लगाया, उसके बाद यूएसए ने भी लगा दिया, जबकि इंटरनेशनल वाटर है। लड़ वो देश रहे हैं, दिक्कत हमें आ रही है, जो कि गलत है। फिर बात सिर्फ इनकी नहीं है, बड़े पावर्स की, आप ना छोटे पावर्स की देख लीजिए। ये टर्की जैसे देश हैं, टर्की की फोर्सेस नॉर्थ सीरिया में घुस गई। इथोपिया अफ्रीका का एक देश है, वो अपनी फोर्सेस लेके सूडान में घुस गया। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में लड़ाई हुई थी, नागोर्नो काराबाख, वो जो कौन सा डिस्प्यूट है, वहां पे अजरबैजान ने कितना फोर्स का इस्तेमाल किया। तो इवन जो छोटी पावर्स है ना भाई, वो भी इंटरनेशनल लॉ को नहीं मान रही हैं। बड़ी पावर्स का तो छोड़ ही दीजिए आप। और इवन जो आज सीरिया, मतलब बहुत सारे देश तो ऐसे हैं जो इवन अपने ही नागरिकों के खिलाफ में फोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे असद रजीम था सीरिया में, उसने केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया अपने देश की जनता के अगेंस्ट। यमन में सऊदी कोalition और हौथीज ने हॉस्पिटल्स को टारगेट किया, सिविलियंस को टारगेट किया। चाइना में जिंगजियांग रीजन में चाइना ने उइगर मुस्लिम्स पे कैसे अत्याचार किया, उनको ब्रेन वॉश करने के लिए ताकि वो इस्लाम छोड़ दें, समझ गए? म्यांमार में वहां की आर्मी ने रोहिंग्यास पे कितना अत्याचार किया। तो कई सारे देश तो ऐसे हैं अपने ही नागरिकों को नहीं छोड़ रहे हैं। और इंटरनेशनल ट्रीटीज देख लीजिए, सब इग्नोर ही कर रहे हैं उन्हें। इंटरनेशनल रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी कोलैप्स कर गई, आज विभिन्न देश न्यूक्लियर आर्म्स के पीछे भाग रहे हैं। ओपन स्काई ट्रीटी खत्म हो गई। न्यू स्टार्ट ट्रीटी, ये भी पूरा बहुत ज्यादा स्ट्रेन में है और कभी भी कोलैप्स कर सकती है। नॉर्थ कोरिया लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है यूएन के रेजोल्यूशन के अगेंस्ट। और ईरान न्यूक्लियर डील साइन हुई थी 2015 में, 2018 में कोलैप्स कर गई, जब ट्रंप उस समय राष्ट्रपति थे, पिछला कार्यकाल उनका था। तो देख लो क्या सिचुएशन है इंटरनेशनल लॉज की आज के समय में। और जानते हो एक चीज कि इंटरनेशनल लॉज क्यों कोलैप्स कर रहे हैं? क्योंकि देखो सबसे पहली चीज, एक तो देखो यार, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं। ये देश भाई अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेते हैं और अपने खिलाफ कोई भी रेजोल्यूशन पास ही नहीं होने देते। जैसे मान लो यूएस ने अभी ईरान के अगेंस्ट गलत किया, तो कायदे से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था यूएस के अगेंस्ट, लेकिन नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है,
क्यों? क्योंकि उसके पास में वीटो है, रेजोल्यूशन आएगा तो यूएसए अपनी वीटो का यूज कर लेगा और रेजोल्यूशन पास नहीं होने देगा। पहली चीज। दूसरी चीज, एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। जीनोसाइड जैसे आरोप किसी पे लगते हैं ना, तो उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए यह इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। लेकिन दिक्कत यह है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे भी ना बायस होने के आरोप लगते हैं कि ये बायस हैं, और बड़े बड़े देश मेंबर ही नहीं है इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के। समझ गए? जैसे यूएस, रशिया, चाइना, ये मेंबर ही नहीं है। और तीसरा है वॉलंटरी कंप्लायंस। भाई ये यूएन जैसी बॉडीज है ना, यूएन जैसी बॉडीज के पास में ना अपने लॉज को इन्फोर्स करवाने की शक्ति नहीं है। जैसे हमारे देश में मान लो कोई आप गलत काम करोगे, क्राइम करोगे, तो पुलिस है ना, कानून है, उनको इन्फोर्स करवाने के लिए पुलिस है, दूसरी एजेंसीज हैं। लेकिन ना इंटरनेशनल लेवल पे ना इंटरनेशनल कन्वेंशंस का उल्लंघन होता है तो जिसने किया है उसको सजा देने के लिए कोई एजेंसी नहीं है, यानी कानूनों को, कन्वेंशंस को इन्फोर्स करवाने के लिए कोई संस्था नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये तीन रीजंस हैं जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल लॉज है ना वो बिल्कुल इरिलेवेंट हो गए हैं, उनकी कोई औकात नहीं है, वो नाम नाम के रह गए हैं। समझ गए? देखो थूसाइडाइट्स, इन्होंने ना एक बात बोली थी 400 बीसी में कि भाई जो ताकतवर देश है ना उनके जो मन में आएगा वो करेंगे और कमजोर लोगों को सहना पड़ेगा। यही चल रहा है आज के समय में इंटरनेशनल सिस्टम में। बहुत मेहनत करके पिछले 150 सालों में ना इंसानों ने मेहनत करके आपस में सुख शांति से रहने के लिए कई सारी वो कन्वेंशंस लेके आए, जैसे जेनेवा कन्वेंशन है, हेग कन्वेंशन है, ताकि मिल बांट के रह सकें। लेकिन वो सारी कन्वेंशंस अब ना तार तार हो रही हैं, और जैसा पहले के समय में हुआ करता था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार जिस कारण से हुए ना, वही चीजें अब फिर से रिपीट हो रही हैं। समझे? लास्ट में राइटर बोलते हैं क्या किया जा सकता है। आइडियलिस्टिक पॉइंट्स हैं। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस जैसे यूएन, आईसीसी, इनको मजबूत करो, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करो, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट सैंक्शंस लगने चाहिए, रिस्ट्रेंट रखना चाहिए बड़े बड़े देशों को अपने ऊपर, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स अपनाए जाएं, सिविल सोसाइटी एक्टिव हो। आइडियलिस्टिक पॉइंट्स हैं, लिखने के हैं, मतलब कुछ तो लिखना पड़ेगा भाई, ये लिख दो वो वाली बात हो गई। समझ गए? ये कीवर्ड्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो मेंस में। एडिफाइस ऑफ नॉर्म्स, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, इंप्यूनिटी, बढ़िया कीवर्ड्स हैं। फिर ये प्रीलिम का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपको अटेम्प्ट करना है। अभी जो यूपीएससी ने जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे ना, अभी तक देखो चेंज नहीं किया है। मैं अभी थोड़ा काम कर रहा हूं टीम के साथ में, ताकि मैं उस हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछूं। और कुछ लोगों ने सजेशन दिया कि सर थोड़े एमसीक्यूज ज्यादा दीजिए, इस चीज पे मैं काम कर रहा हूं। अभी तो ये पुराने टाइप के ही हैं, तो मतलब चीजें ठीक, अभी क्वेश्चन जो है अभी लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से नहीं है। समझ गए? ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, इतने सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी पहले पूछा करती थी, आजकल तो आपने देखा ही होगा कैसे क्वेश्चन पूछ रही है। ये प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपको अटेम्प्ट करना है। अब आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल देखो काफी अच्छा है। अगला आर्टिकल ना आज के समय में पॉलिटिकल कल्चर से रिलेटेड है। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। राइटर बोलते हैं देखो आज ना हम ऐसे समय में जी रहे हैं कि एक मीम ज्यादा जल्दी से वायरल होता है, जबकि ग्राउंड लेवल पे जो मोबिलाइजेशन है ना वो बहुत धीरे धीरे चलता है। राइटर एग्जाम्पल भी देते हैं। राइटर कहते हैं देखो एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी बनी और ना 3-4 दिनों में ना 20 मिलियन लोगों ने उस कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो कर लिया। लेकिन क्या सिर्फ फॉलो करने से आपका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो गया? डेमोक्रेसी में आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई कि भाई आप पॉलिटिकली हम एक्टिव हैं, हमने कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो कर लिया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो लोग ना एसी में बैठ के किसी चीज को लाइक या फॉलो जरूर कर लेते हैं, लेकिन पॉलिटिकल चेंज लाने के लिए ना ग्राउंड लेवल पे मोबिलाइजेशन बहुत जरूरी है। बट हमारे समय की ये विडंबना है, ग्राउंड लेवल पे जो काम करता है ना उसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है जय मौर्य का। जय मौर्य एक देवरिया के युवक हैं, देवरिया के युवक हैं यूपी में। चोरा चोरी जो घटना हुई थी ना 1922 में, जिसके बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को छोड़ दिया था, उसके पास में है देवरिया। आप में से बहुत से लोग देवरिया के होंगे, आप बताइएगा।
तो ना ये साइकिल पे निकल गए, 1000 किलोमीटर की ना इन्होंने साइकिल यात्रा की अपने दोस्तों के साथ में, 15 जैन जी युवकों के साथ में ये निकल गए। किस लिए निकल गए भाई? ये ना गांव गांव जाके डेली 25-30 किलोमीटर अपनी साइकिल चलाते, और ना 25-30 किलोमीटर जो भी रास्ते में गांव आते ना, वहां पे चौपाल पे बैठ के गांव वालों को ना समझाते मनरेगा कितना जरूरी था, सरकार ने मनरेगा खत्म कर दिया, आपको काम मिलता था। ये लोगों को समझाते कि इस प्रकार से माइग्रेशन हो रहा है शहरों में, गांव खत्म हो रहे हैं। ये लोगों को समझाते कि बेरोजगारी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। मैंने ना एक मूवी देखी हाल फिलहाल में, कारा मूवी थी। ये धनुष धनुष है ना, साउथ इंडिया के एक्टर हैं, उनकी है ये कारा मूवी। उसमें मैंने एक एंगल देखा, और भाई वो अच्छा एंगल उन्होंने दिखा रखा था कि किस प्रकार से ना किसानों को, 90s की वो मूवी है, मतलब मूवी अभी आई है 2026 में, लेकिन 90s का कंटेक्स्ट है उसमें, कि ना एकदम से लिबरलाइजेशन आया, खाड़ी युद्ध चला था 1991 में, आपको याद होगा। तो ना बड़ी बड़ी कंपनीज आई, ट्रैक्टर वाली कंपनीज आई, उन्होंने क्या किया, लोन दिलवा के किसानों को ना और ट्रैक्टर दे दिए। ये सपना बेच दिया कि भाई ट्रैक्टर आप खरीदोगे तो आपकी पैदावार बढ़ेगी। अब किसान उतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। पहली तो बात, लोन दिया, 15 तरह के उसमें चार्जेस थे, 15 तरह के चार्जेस थे, हिडन चार्जेस, जो मूवी में दिखाया गया है कि बैंक वाले जानबूझ के किसानों को बताते नहीं हैं। और दूसरा, किसान पढ़े लिखे नहीं थे, उनको सिर्फ एक भरोसा बेचा गया। बहुत बढ़िया मूवी थी, मतलब मुझे तो अच्छी लगी। उसमें किसान बताते हैं कि हमें तो भरोसा बेचा गया था, मतलब बैंक वाले बोलते हैं तुमने लोन दिया, देना तो पड़ेगा। तो वो बोलते हैं कि भाई ठीक है हमने लोन लिया, लेकिन उससे भी ज्यादा हमने आपका भरोसा लिया। सेल्स वाले आपको पता ही है कैसे बेच देते हैं कि अरे ले लो, इससे आपकी पैदावार बढ़ जाएगी, आपके बच्चे बढ़िया पढ़ लिख जाएंगे। बैंक वाले, वो किसान बेचारे भोले वाले झांसे में आ गए, उन्होंने ट्रैक्टर ले लिया लोन पे अपनी जमीन को गिरवी रख के, और बाद में वो हिडन चार्जेस, तमाम तरह के चार्जेस, वो वहां पे फसल नहीं हो रही, किसान बेचारे बैंकों की किस्त चुका नहीं पा रहे ट्रैक्टर की, और उनकी जमीन जो है वो कुर्क होने वाली है। तो एक एंगल जो हम देख नहीं पाते कि भाई जो इस प्रकार से ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज तो आ रही हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली ना गरीब लोगों का शोषण करती हैं। गरीब लोगों का शोषण इसलिए कर पाती हैं वो, क्योंकि गरीब लोग पढ़े लिखे नहीं होते, गरीब लोगों के पास में वो बार्गेनिंग पावर नहीं होती। जैसा उस मूवी में दिखाया गया है कि किसानों को भरोसा बेच दिया गया कि मीठी मीठी बातों से वो सेल्समैन आए गांव में कि ट्रैक्टर ले लो, बहुत फायदा होगा। सेल्समैन आपको पता ही है कैसे करते हैं कि जब कोई चीज जब तक आपने नहीं ली है तब तक तो मीठी मीठी बातें करेंगे, और एकदम से ले ली तो भाई तुम कौन, मैं तुम्हें पहचानता नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आता है इस चीज पे, और सही बता रहा हूं मैं। इवन इवन कोई मुझे बच्चा बोलता है ना कि सर पीडब्ल्यू ओनली है, इसमें भी ना सेल्स वालों ने ना पहले तो बढ़िया बढ़िया बातें की, मुझे बहुत गुस्सा आता है इस पे। मैं तुरंत टीम से बोलता हूं कि भाई ये क्या है, मतलब सही में सबसे पहले तो भाई खुद को आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। देखो मुझे पता है इस चीज का, आप बोलो, आप में से जो लोग होंगे वो भी कमियां निकालेंगे, सर पीडब्ल्यू ओनली है, इसमें भी गलतियां हैं। देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं गलतियां ठीक करने की, लेकिन हमेशा आप आइडियलिस्टिक सिस्टम नहीं बना पाते हो, और हमेशा आपको लगातार लगे रहना पड़ता है गलतियां ठीक करने में, ठीक करने में, ठीक करने में। बेस्ट ये है कि मानो गलतियां हैं और लगातार कोशिश करो कि ठीक करते जाओ। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो बात हमारी ये थी कि भाई कि ऑनलाइन कोई मीम शेयर करना बहुत आसान होता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ये जय मौर्य और 15 लोग जो निकले ना साइकिल यात्रा पे देवरिया से वाराणसी तक, इन्होंने अलग अलग मुद्दों पर ना अलग अलग मुद्दों पे जागरूकता फैलाई। लेकिन जय मौर्य के इंस्टाग्राम पे जानते हो कितने फॉलोअर हैं? सिर्फ 500 फॉलोअर हैं, सिर्फ 500। सोच के देखो। लेकिन वो उन्होंने जो जागरूकता फैलाई, जो उन्होंने पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन किया, वो मोबिलाइजेशन देखो बहुत स्ट्रॉन्ग मोबिलाइजेशन है। जिन लोगों को उन्होंने जागरूक किया उनके अंदर आप पूछ के देखो कि कितना जबरदस्त उन्होंने जागरूक किया लोगों को गांव गांव में जहां जहां वो गए। तो पॉइंट यहां पे ये है कि भाई आज के समय में जो डिजिटल एक्टिविज्म होता है ना, ये भाई डिजिटल एक्टिविज्म को कंट्रोल करती हैं सोशल मीडिया की कंपनीज। सोशल मीडिया की कंपनीज इनको कंट्रोल करती हैं। आपको पता है वही चीज वायरल होती है जिसमें सेंसेशनलाइजेशन होता है, जिसमें इमोशंस होते हैं, जिसमें गुस्सा होता है। लेकिन गांव लेवल पे जो लोग
भोग रहे हैं ना, जो सहन कर रहे हैं, कई बार देखो उसका रिफ्लेक्शन आपको ऑनलाइन नहीं देखने को मिलेगा। ऑनलाइन तो एक एल्गोरिथम है कि भाई इस एल्गोरिथम से चीजें वायरल हो जाएंगी, लेकिन जो लोग फील करते हैं गांव लेवल पे, उसका रिफ्लेक्शन आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। आज भी हमारे देश में ईंट भट्टों पे इतने लोग काम करते हैं, उन शायद वो नहीं चलाते होंगे इंटरनेट। आज भी हमारे देश में ऐसे बच्चे हैं जो रेंटेड एक कमरे में रहते हैं, मोबाइल उनके पास में नहीं है, नहीं वो एक्सेस करते इंटरनेट, नहीं उनको पता ऑनलाइन क्या चल रहा है। क्या ऐसा भारत देखने को मिलता है ऑनलाइन? नहीं देखने को मिलता। ऑनलाइन भाई एक छोटी सी दुनिया है, और वो आज के समय में उनको इनडायरेक्टली कंट्रोल किया जा रहा है इन एल्गोरिथम वाली कंपनीज के द्वारा। और जो इन्फ्लुएंसर है वो वही कंटेंट बनाता है जो वायरल होता है। इन्फ्लुएंसर वो कंटेंट नहीं बनाएगा जो वायरल नहीं होता, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंस है, ये गैप है। और थियोडर ओडोर्नो एक फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उन्होंने एक बात बोली थी कि भाई मॉडर्न मीडिया जो है, अल्टीमेटली देखो पॉलिटिक्स जो कि एक सीरियस काम है, सीरियस प्रोफेशन है, इसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बदल देगी मॉडर्न मीडिया। और यही तो हो रहा है। आज के समय में हम डिबेट्स देखते हैं सोशल मीडिया पे, क्या देखने को मिलता है? डिबेट्स में यही तो देखने को मिलता है, मार धाड़ ये वो। लेकिन रियल इश्यूज कहां पे डिस्कस हो रहे हैं? हिंदू मुस्लिम इश्यूज डिस्कस होंगे, लेकिन जॉब्स नहीं है, देश की इकोनॉमी को कैसे ले जाया जाए, इनोवेशन कैसे हो हमारे देश में, साफ हवा कैसे हो, इतनी गर्मी हो रही है, चीजें कैसे ठीक हो, इन इश्यूज पे डिस्कशन होनी चाहिए। लेकिन वो डिस्कशन पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर आरोप प्रत्यारोप में कन्वर्ट हो जाता है, शोर शराबे में कन्वर्ट हो जाता है। सोच के देखो मीडिया के पास कितनी ज्यादा पावर है लोगों को एजुकेट करने की, लेकिन वो एंटरटेनमेंट करते हैं। आप बोलोगे सर उनकी भी मजबूरी है, टीआरपी लोग देखना चाहते हैं। देखो कल्चर में है, लोग तो मासिस तो आपको पता है वैसे ही बिहेव करते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी होती है चीजों को ठीक करना। ये देख लीजिए आप, अब जैसे एक, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। जापान में ना आप किसी को टिप दोगे ना, बुरा मान जाएगा। किसी को टिप दोगे बुरा मान जाएगा, जबकि यूएसए में मांग के टिप ले लेते हैं। हमारे देश में तो कुछ लोग पीछे पड़ जाते हैं, हमारे देश में भी ज्यादा टिप का कल्चर है नहीं, लेकिन ये कल्चर की बात है। जापान में आप किसी को टिप दोगे वो हर्ट हो जाएगा, यूएसए में टिप मान के ले लेंगे। टिप समझ रहे हो ना, खाने मतलब आप किसी ने जैसे सर्विस दी आपको, वेटर है या फिर कोई सैलून में आप गए, 20 रुपए आपको लगे तो 5 रुपए टिप एक्स्ट्रा। जापान में बुरा मान जाएंगे आप टिप उनको दोगे तो, और यूएस में मांग के ले लेते हैं, ये तो चलो 20 रुपए तो कटिंग करवाने के, 5 रुपए टिप भी दो। समझ गए? तो ये कल्चर की बात है। तो राइटर बोलते हैं यही चीज कि आज के समय में जो बड़े जायंट्स हैं ना, वो कंट्रोल कर रहे हैं चीजों को, और रियल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जो पॉलिटिक्स चल रही है उसका रिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलता। ये टर्म्स आप यूज कर सकते हो, जैसे इको चैम्बर्स, डिजिटल डिवाइड, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये हमारी आज की पूरी डिस्कशन थी, और एक आर्टिकल हमारा रह ही गया, फिर वो आगे ही कर लेंगे हम, क्योंकि मंडे को कर लेंगे। कौन सा आर्टिकल हमारा रह गया? वेस्ट एशिया वाला आर्टिकल है, सैयद अकबरुद्दीन का, बाद में ही कर लेंगे। डिस्कशन अच्छी खासी लंबी हो गई। तो ये क्वेश्चंस हैं जो पास्ट में यूपीएससी ने पूछे हैं 2021 में, 2022 में, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है तीसरा जो आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। मिलते हैं फिर से एक नए डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।